वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 66 है। ये टेस्ट सीरीज़ यूपीपीसीएस के लिए चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर। प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास के कुछ ये ऐसे प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं, सारे के सारे। ठीक है। बाकी इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 66 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, मंत्री परिषद, मौर्य मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व एकत्र करने से संबंधित था? समाहर्ता, अंतपाल, प्रदेष्टा, इनमें से कोई नहीं। मौर्य मंत्री परिषद में निम्नलिखित में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? समाहर्ता था। ए है इसका आंसर। देखिए, मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्र करने का काम समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। अंतपाल क्या करता था? अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा क्या करता था? विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। क्वेश्चन नंबर 2 है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला था। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर। देखिए, तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू एवं बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ विश्व भर से लोग अध्ययन करने के लिए आते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में वेद, वेदांत, अष्टादश विधाएं, दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध विधा, शस्त्र संचालन, ज्योतिष, आयुर्वेद, ललित कला, हस्त विधा, अश्व विधा, मंत्र विधा, विविध भाषाएं, शिल्प आदि की शिक्षा विद्यार्थी प्राप्त करते थे। तो सब कुछ ही तो करते थे। तीसरा प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? अशोक ने? नहीं, मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और अंतिम शासक था बृहदत्त। ठीक है, बृहदत्त को मारा था उसी के सेनापति ने, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, और मौर्य के बाद शुंग वंश की नींव उसने डाली थी। सी है इसका आंसर। देखिए, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था और इस राजवंश का भारतीय उपमहाद्वीप में 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व के बीच प्रभुत्व था। बृहदत्त जो था वो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, जिसने 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया था। बृहदत्त की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसने बाद में शुंग साम्राज्य की स्थापना की। और बृहदत्त सत धनवन का उत्तराधिकारी था, जिसने 195 से 187 ईसा पूर्व के बीच शासन किया, सतधनवन ने। और बृहदत्त के बाद खत्म मौर्य वंश। नंबर 4 पर आ जाइए। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या था? एक देवी थी सीता, एक धार्मिक संप्रदाय था, ऊसर भूमि थी। ऊसर भूमि यानी गैर उपजाऊ भूमि, और राजकीय भूमि से प्राप्त आय, आय यानी टैक्स, कर। तो सी है इसका आंसर, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, सी। देखिए, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य कर था। यह कर राज्य की भूमि पर वसूला जाता था। सामान्यतः यह 10% था। और मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था सीताध्यक्ष द्वारा की जाती थी। इससे प्राप्त होने वाली आय या टैक्स को सीता कहा जाता था। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाग एवं बलि थे? प्राचीन भारतीय इतिहास में भाग और बलि क्या थे? सैनिक विभाग थे, राजस्व के स्रोत थे, धार्मिक अनुष्ठान, प्रशासकीय विभाग। देखिए, ये राजस्व के स्रोत थे। बी है इसका आंसर। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व व्यवस्था के स्रोत थे। कौटिल्य की अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था और इस कर को भाग कहते थे। और इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं, पहले पूछे गए एग्जाम में। चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है किस अभिलेख में? गौतमीपुत्र सातकर्णी की नासिक प्रशस्ति,
रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। क्या है इसका आंसर? देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, बी। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। इस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में इससे नहरें निकाली। शक, क्षत्रप, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों कार्यों का वर्णन है। नंबर 7 पर आ जाइए। अंतिम मौर्य सम्राट निम्नलिखित में से कौन था? देखिए एक प्रश्न ऊपर था तीसरा चौथा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। एक प्रश्न ये है, अंतिम मौर्य सम्राट निम्नलिखित में से कौन था। तो प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, उत्तर उसका एक ही होगा। ये भी एक प्रश्न पूछा गया होगा किसी न किसी एग्जाम में, वो भी एक प्रश्न पूछा गया होगा। तो कौन था? सत धनवन के बाद आया था बृहदत्त। बृहदत्त की हत्या की थी पुष्यमित्र शुंग ने, और मौर्य के बाद शुंग वंश की स्थापना उसने की थी। तो बृहदत्त इसका आंसर हो जाएगा डी। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त हो गया। बृहदत्त की हत्या की थी उसी के सेनापति ने, उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, जिसने बाद में की थी शुंग वंश की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? तो उसी ने जारी किए थे जिन्होंने सोने के सर्वाधिक जारी किए थे, शुद्ध सोने के सिक्के, यानी कुषाण इसका आंसर होना चाहिए, बी है इसका आंसर। देखिए उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक राजाओं ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित कराने का श्रेय किसको? कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने सोने और तांबे दोनों ही प्रकार के सिक्कों का व्यापक पैमाने पर प्रचलन किया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? सोने के सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, किसने किया था? विम कैडफिसेस, कुजुल कैडफिसेस, कनिष्क, हर्म वीज। सोने के सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किसने किया था? विम कैडफिसेज, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए कुषाण वंशीय विम कैडफिसेज जो कि कनिष्क प्रथम का पिता भी था, उसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। कुछ एडिशनल है यहाँ पर। कुषाण मूल रूप से पश्चिमी चीन के क्षेत्रों से संबंधित थे, उन्हें युहाचिस के नाम से जाना जाता है, और भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश द्वारा जारी किए गए थे। कुषाण वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था कुजुल कडफिसेज या कडफिसेज प्रथम। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है? विम कडफिसेज, कनिष्क, नहपाण, बुद्धगुप्त। किसके सिक्कों पर हुआ है बुद्ध का अंकन? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क। कुषाण शासक कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है। कनिष्क कुषाण वंश के सबसे महान शासकों में से एक था। कनिष्क ने अपने शासनकाल के दौरान सिक्कों का खनन किया जो पहले के अन्य सिक्कों से अलग थे। 11वां प्रश्न है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? बिना बेगार का मतलब है किसी को बिना वेतन दिए लिया गया काम, तो जोर जबरदस्ती से ही हो गया देखा जाए तो। किसने कराया था ये? रुद्रदामन प्रथम, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। अशोक तो नहीं था ऐसा। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रुद्रदामन प्रथम। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने गिरनार के निकट सुदर्शन झील की मरम्मत बिना बेगार लिए ही करवाई थी, जो कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर बनवाई गई थी। ठीक है, तो जीर्णोद्धार किसने कराया? सुदर्शन झील का रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, बिना बेगार लिए यानी बिना मजदूरी के बलपूर्वक करवाया जाने वाला काम। 12वां प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम, उपरोक्त में से कोई नहीं।
काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन के। ए है इसका आंसर। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में गिरनार पर्वत पर प्राप्त हुआ है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण संस्कृत भाषा का यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सबसे प्राचीन है। इस अभिलेख में संस्कृत काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना प्राप्त होता है। नंबर 13 पर अजय निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु के बाद से ही मौर्य साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो गई थी? ठीक है, पतन की शुरुआत बोल रहा है, पतन हो गया था पूरी तरह से नहीं बोल रहा है, इसलिए इसका आंसर बृहदत्त तो होगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा फिर? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, उसके बाद अशोक जैसे शासक भी आए, तो ये भी हट जाएगा। बी ही इसका आंसर होगा, अशोक। देखिए 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के बाद से ही मौर्य साम्राज्य के पतन की शुरुआत हो गई थी। अंतिम राजा बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी, जो एक ब्राह्मण था। नंबर 14 पर जाइए। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि निम्नलिखित में से क्या है? 78 ईस्वी, 81 ईस्वी, 98 ईस्वी, 121 ईस्वी सन। बी है इसका आंसर, 81। देखिए कनिष्क के सारनाथ बौद्ध अभिलेख की तिथि 81 ईस्वी है, 81 ईस्वी सन है। यह प्रतिमा जो है मथुरा से लाकर कनिष्क के राज्यारोहण के तीसरे वर्ष सारनाथ में स्थापित की गई थी। पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? हाथी गुम्फा, वेसनगर, सारनाथ, अयोध्या लेख। कहाँ से मिलती है? अयोध्या लेख से मिलती है, सी है इसका आंसर। देखिए पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का सेनापति था। इसने 184 ईसा पूर्व में बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। अशोक लेख से ज्ञात होता है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। नंबर 16 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का संरक्षक कहा जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारतीय इतिहास में किस शासक को, प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास में किस शासक को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक कहा जाता है? इनमें से इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा कि उसने विच्छिन्न होते 4 वर्ण वाले व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर को रोका। इसी कारण इसे वर्ण व्यवस्था का संरक्षक कहा जाता है। नंबर 17 पर अजय, शिमुक निम्नलिखित में से किसका संस्थापक था? शिमुक जो है वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। देखिए मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहनों का था। पुराणों में इस वंश के संस्थापक का नाम शिमुक मिलता है, तो सी है इसका आंसर, डी है इसका आंसर। नंबर 18 पर आ जाइए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं शिखर, वेरा, गांधार, नागर। इसका आंसर है गांधार शैली, सी। देखिए भारतीय यूनानी आकृति की सम्मिश्रण शैली गांधार शैली है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण थे। इस कला का विषय मात्र बौद्ध होने के कारण इसे यूनानी बौद्ध भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर ही दिख गया आपको, किसने की थी? अनंतपाल तो कोसों दूर है, कहाँ से अनंतपाल चोल वंश का संस्थापक थोड़ी। चोल वंश की स्थापना की थी विजयालय ने, डी है इसका आंसर। देखिए चोल विजयालय जो है चोल वंश का संस्थापक था। उसका शासनकाल 850 से 870 ईसा पूर्व था। चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने मुख्य रूप से 13वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में शासन किया था और इस राजवंश की स्थापना कावेरी नदी की हरी भरी घाटियों में हुई थी। चोल क्षेत्र दक्षिण में मालदीव द्वीपों से उत्तर में आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर फैला हुआ है। नंबर 20 पर आ जाइए। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था कौन था? साइरस, को केम्बिसिस, डेरियस,
सहार्स। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो था डेरियस। डेरियस प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, ईरानी शासक डेरियस ने 516 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया और सिंधु तथा सिंध के पश्चिम में पंजाब पर कब्जा कर लिया। तो ये हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के 20 प्रश्न थे प्रैक्टिस के लिए। यूपीपीसीएस और आरओ की फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं आप। वो टेस्ट सीरीज़ पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी, पेड टेलीग्राम ग्रुप में नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।